आजकल कई आधुनिक शहर हैं जो कभी प्राचीन रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। यहाँ भूमिगत महल हैं, प्राचीन एक्वाडक्ट्स हैं जो लगभग 2000 साल बाद भी जीवित हैं, और एक पूरा रोमन शहर है जिसे रेगिस्तान ने निगल लिया था, फिर भी वो दोबारा खोजा गया। इस वीडियो में हम कुछ सबसे कम ज्ञात लेकिन सबसे अद्भुत रोमन इमारतें देखने जाएंगे जिन्हें एक ऐसे साम्राज्य ने छोड़ा था जो कभी दुनिया के बड़े हिस्से पर राज करता था। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। इस्तांबुल तुर्की में बेसिलिका सिस्टर्न शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्से के ठीक नीचे एक विशाल जलाशय है जिसे बिजान्टाइन साम्राज्य के समय में बनाया गया था। तुर्की के इतिहासकारों व पुरातात्विक अभिलेखों के अनुसार इसे 6ठी सदी में सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने बनवाया था। अंधेरी सीढ़ियों से उतरते ही सैकड़ों संगमरमर के खंभे नजर आते हैं जो अंतहीन लगते हैं। इसकी छत को 300 से अधिक स्तंभ सहारा देते हैं, और क्योंकि इन पत्थरों का स्रोत अलग अलग मंदिरों से है, हर एक खंभे का डिजाइन एक दूसरे से अलग है। 2 खंभों के नीचे आप मेडूसा का विशाल सिर देख सकते हैं जो एक तरफ झुका हुआ और उल्टा रखा गया है। आज तक इतिहासकार भी पक्के तौर पर नहीं जानते कि इसका ऐसा स्थान क्यों है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका बस एक व्यावहारिक कारण था, यानी इसे स्तंभ के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी रहस्यमय बनावट की वजह से ये सिस्टर्न का सबसे ज्यादा फोटो खींचा जाने वाला हिस्सा बन गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये छोटी सुरंग नहीं है, ये उस समय लाखों घन फीट पानी को समेट सकता था जिसे शहर के उत्तरी हिस्से के जलाशयों से बिजेंटीन इंजीनियरों की एक्वाडक्ट प्रणाली के जरिए लाया जाता था। 1550 साल से भी ज्यादा पहले उन्होंने इतनी विशाल भूमिगत संरचना बना दी थी जो बिना किसी आधुनिक मशीन के काम करती थी। आज यह तुर्की का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहाँ नीचे आते हैं ताकि इस जगह की अनोखी शांति का अनुभव कर सकें। शांत पानी, हल्की हल्की रोशनी और ऐसे खंभे जो अंधेरे में तैरते हुए से लगते हैं। और शायद यही वजह है कि बेसिलिका सिस्टर्न का एहसास बाकी रोमन संरचनाओं से अलग है। पुला एरिना, क्रोएशिया। यह पुला शहर में स्थित है, एड्रियाटिक सागर के पास। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसका निर्माण पहली सदी में सम्राट ऑगस्टस के समय शुरू हुआ और बाद में सम्राट वेस्पासियन के अधीन विस्तार किया गया, और आज तक इसका लगभग पूरा बाहरी हिस्सा अब भी खड़ा है। जहां दूसरी रोमन अखाड़ों के कई हिस्से भूकंप, युद्ध या पत्थर निकालकर दूसरी इमारतें बनाने के कारण नष्ट हो गए, वहीं पुला एरिना लगभग 2000 वर्षों तक सुरक्षित बचा रहा। यह दुनिया के कुछ रोमन एम्फीथिएटरों में से एक है जिसकी चारों टावरें आज भी सुरक्षित हैं। रोम काल में इसमें 20,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। यहीं सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रस्तुतियां और ग्लैडिएटर मुकाबले होते थे जो उस समय की मनोरंजन संस्कृति का हिस्सा थे। हर गर्मियों में यहाँ कॉन्सर्ट, ओपेरा, फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्राचीन अखाड़े के अंदर जहाँ कभी सैनिक और ग्लैडिएटर मार्च करते थे, अब आधुनिक कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हैं। जब आप लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्हीं चूना पत्थर की दीवारों से घिरे होते हैं जिन्हें रोमन युग के लोगों ने भी देखा था। आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका आज भी इस्तेमाल होने का बड़ा कारण रोमन लोगों की उन्नत इंजीनियरिंग है। उस समय भी वे भीड़ की आवाजाही और ध्वनि के लिए बेहतरीन स्ट्रक्चर डिजाइन करने में माहिर थे। इसलिए आज भले ही यहाँ मॉडर्न कॉन्सर्ट हो रहे हों, लेकिन लगभग 2000 साल पहले की गई इंजीनियरिंग का असर आज भी महसूस होता है। शायद यही पुला एरिना की सबसे खास बात है। विला रोमानो डेल कासाले, सिसिली। सिसिली के ग्रामीण इलाके के बीचों बीच पियाज़्ज़ा अर्मेरिना शहर के पास एक विला है जो बाहर से देखने पर एक साधारण पुरातात्विक स्थल जैसा लगता है, लेकिन इसके नीचे रोमन मोज़ेक के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक छुपा हुआ है। पूरी दुनिया में पाए गए मोज़ेक विला रोमाना डेल कासाले। यूनेस्को और पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार यहाँ 3000 वर्ग मीटर से अधिक मोज़ेक फर्श की खोज की गई है। विला के लगभग हर गलियारे, कमरे और सभागार में रंग बिरंगे मोज़ेक आर्टवर्क हैं जो उत्तर रोमन काल में बनाए गए थे। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ज्यादातर डिटेल्स अब भी साफ दिखाई देती हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों के शिकार का दृश्य दिखता है। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से यहाँ तेंदुआ है,
हाथी है, शुतुरमुर्ग है। कुछ दृश्य दिखाते हैं कि इन विदेशी जानवरों को रोम लाकर एरीना के तमाशों में कैसे इस्तेमाल किया जाता था। यह पौराणिक दृश्य दिखाए गए हैं जो ग्रीक और रोमन कथाओं के देवता, वीर और लड़ाइयों पर आधारित हैं, जो फिल्मी दृश्यों जैसे लगते हैं। यहाँ की मोज़ेक में एक कलाकृति है जिसे लगभग हर पर्यटक सबसे पहले ढूंढता है, जिसे आज बिकिनी गर्ल्स कहा जाता है। ये एक समूह युवा लड़कियों को दिखाता है जो टू पीस कपड़े पहनकर व्यायाम कर रही हैं और खेल खेल रही हैं। कोई डिस्कस फेंक रही है, कोई वेट उठा रही है, कोई दौड़ रही है। इसी वजह से कई लोग तब हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि ऐसे कपड़े रोमन युग से मौजूद थे। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज जैसी मॉडर्न बिकनी थी, लेकिन ये दिखाता है कि रोमन लोगों की अवकाश और मनोरंजन की संस्कृति हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल और उन्नत थी। इस विला के इतनी अच्छी तरह से संरक्षित होने का एक और कारण एक प्राकृतिक हादसा है। माना जाता है कि मध्यकाल में ये भूस्खलन से ढक गया था। पूरी तरह से नष्ट होने के बजाय कीचड़ और मिट्टी ने मोज़ेक को ढक लिया, जिससे यह मौसम, बारिश और हवा के खिलाफ एक सुरक्षात्मक परत बन गई। 19वीं सदी में इस जगह पर गंभीर खुदाई शुरू हुई और जैसे जैसे विला को धीरे धीरे खोदा गया, वैसे वैसे मोज़ेक भी धीरे धीरे सामने आने लगे। रंग बिरंगे फर्श जो नए जैसे दिखते हैं। आज साइट के ऊपर ऊंचे पैदल मार्ग बनाए गए हैं ताकि आगंतुक मोज़ेक को देख सकें बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। और जब आप वहां चलते हैं तो आप सिर्फ साधारण कलाकृति नहीं देखते। गार्नी मंदिर, आर्मेनिया। असात नदी की घाटी के किनारे गार्नी मंदिर खड़ा है। यह आयोनिक स्तंभों और शास्त्रीय डिजाइन वाली एक सुघड़ संरचना है जो उस क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलती है। और इतिहासकारों के अनुसार ये पूर्व सोवियत क्षेत्र में एकमात्र खड़ा ग्रीको रोमन शैली का मंदिर है। ये पहली सदी ईस्वी में शायद आर्मेनिया के राजा तिरिदातेस प्रथम के समय बना था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार वो उस समय रोम गया था और सम्राट नीरो ने स्वयं उसे ताज पहनाया था। जब वो आर्मेनिया लौटा तो रोमन संस्कृति और वास्तुकला का उसके साम्राज्य पर बड़ा असर दिखा। सन 301 में आर्मेनिया दुनिया का पहला देश बना जिसने ईसाई धर्म को आधिकारिक रूप से राज्य धर्म के रूप में अपनाया। और इसी वजह से समय के साथ कई पुराने पगान ढांचे गायब हो गए। गार्नी मंदिर बाद में 17वीं सदी में आए एक भीषण भूकंप के कारण नष्ट हो गया। करीब 300 साल तक ये खंडहर खाई के किनारे पड़ा रहा, जब तक सोवियत संघ का समय नहीं आया। 1960 और 1970 के दशक में आर्मेनियाई पुरातत्वविदों ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया। इसमें साइट से मिली असली पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मंदिर को पुरानी संरचना के आधार पर सावधानी से फिर बनाया। और यही वजह है कि आज भी यह घाटी की नाटकीय बेसाल चट्टानों के ऊपर खड़ा है। टिमगढ़, अल्जीरिया। पूर्वोत्तर अल्जीरिया के पहाड़ों में सहारा के पास टिमगढ़ स्थित है। ये एक शहर है जिसे रोम ने लगभग 2000 साल पहले बनाया था। पहली नजर में यह सिर्फ साधारण खंडहर जैसा लगता है दूर से देखने पर, लेकिन जैसे ही आप साइट के अंदर चलते हैं आप देखेंगे कि इसका लेआउट अलग है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार सम्राट ट्राजन ने इसे पहली सदी ईस्वी में स्थापित किया था। ये सेवानिवृत्त रोमन सैनिकों की बस्ती थी। इसका मूल नाम तुमोगादी था और ये कोई सामान्य रूप से विकसित हुआ शहर नहीं था। रोमनों ने ग्रिड सिस्टम अपनाया जिसमें सड़कों के चौराहे सही कोणों पर होते थे और सार्वजनिक सभाओं के लिए एक केंद्रीय फोरम था। यह थिएटर, स्नानागार, आवासीय क्षेत्र और पुस्तकालय भी था। यानी उन्होंने सिर्फ सैन्य कॉलोनी नहीं बनाई थी, उन्होंने सहारा के किनारे एक पूरी तरह संगठित रोमन शहर बनाया। 7वीं सदी में उत्तरी अफ्रीका में अरब विस्तार के बाद शहर को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। समय के साथ इसे रेगिस्तान की रेत ने ढक लिया और पूरी तरह नष्ट होने के बजाय मोटी रेत की परत ने इसे बारिश, हवा और पत्थरों की चोरी से बचाने का काम किया। 19वीं सदी में फ्रेंच पुरातत्वविदों ने इस स्थान पर खुदाई शुरू की और जब वे साइट की खुदाई कर रहे थे तो धीरे धीरे वहां की सड़कें सामने आईं, जिनमें अभी भी असली पत्थर की पक्की सड़कें मौजूद थीं। दरवाजे जो अब भी खड़े हैं और खंभे जो लगभग कमर तक या उससे भी ऊंचे अब भी लगभग पूरे हैं। यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा ट्राजन का आर्च है। एक भव्य द्वार आज भी शहर के बीच खड़ा है। खुदाई में मिले फर्श के नक्शे से पता चलता है कि इसमें पढ़ने के क्षेत्र और स्क्रॉल रखने के आले थीं। यह एक शिलालेख भी है
जो बताता है कि एक निजी नागरिक ने इसे बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। इसका मतलब है कि टिमगार्ड भले ही रोमन सीमा के अंतिम छोर पर था, लेकिन वह ज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक शिक्षा अब भी महत्वपूर्ण थे। आज यह इटली या तुर्की के रोमन स्थलों की तुलना में बहुत कम पर्यटक आते हैं। कई पुरातत्वविदों के अनुसार ये दुनिया के सबसे संरक्षित रोमन शहरों में से एक है। डोमस ऑरेया, इटली। सन 64 ईस्वी में रोम का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया, जिसे आज रोम की महाआग कहा जाता है। प्राचीन रोमन इतिहासकारों के अनुसार आग ने कई दिनों तक शहर को अपनी चपेट में लिया था। इस त्रासदी के बाद रोम के केंद्र का बड़ा हिस्सा खाली हो गया, जिसे डोमस ऑरिया या नीरो का गोल्डन हाउस कहा जाता है। आग लगने के बाद नीरो ने उस विशाल जमीन को तुरंत जनता के लिए खोलने के बजाय अपने लिए एक बहुत बड़ा निजी महल परिसर बनवाया। और ये कोई साधारण महल नहीं था। पुरातात्विक खोजों और रोमन विवरणों के अनुसार इसमें एक कृत्रिम झील, विशाल बाग बगीचे, भोज हॉल, अंगूर के बाग और बहुत सारी सजावटें थीं, जो कीमती सामग्रियों से बनी थीं। 68 ईस्वी में नीरो के आत्महत्या करने के बाद उसके बाद के सम्राटों ने उसकी विरासत को मिटाने की कोशिश की। धीरे धीरे इसे ढका और तोड़ा गया। फिर वहां नई सार्वजनिक इमारतें बनी। नीरो की कृत्रिम झील की जगह बाद में कोलोसियम बना। महल परिसर के अन्य हिस्सों को भी सार्वजनिक स्नानागारों और बाद के सम्राटों की अन्य इमारतों से ढक दिया गया। और धीरे धीरे डोमस ऑरिया दुनिया की यादों से लगभग गायब हो गया। डायोक्लेटियन का महल, क्रोएशिया। स्प्लिट के तटीय शहर में एक विशाल महल परिसर है, जिसमें लगभग 1700 वर्षों से लगातार लोग रह रहे हैं। आज भी एक रोमन सम्राट के पुराने निवास के अंदर ही अपार्टमेंट, दुकानें, रेस्टोरेंट और सकरी गलियां मौजूद हैं। इसे 3री सदी के अंत में सम्राट डायोक्लेटियन के लिए बनवाया गया था, जो रोम के प्रमुख सम्राटों में थे, हालांकि इतिहास में उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। उन्होंने साम्राज्य में गंभीर संकट के समय सेना, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में बड़े सुधार लागू किए थे। उनके शासन में रोम फिर से अधिक संगठित हो गया। कई दशकों तक अराजकता और गृह युद्धों के बाद अधिकांश रोमन सम्राटों की मृत्यु, हत्या, विद्रोह या राजनीतिक अराजकता में हुई, लेकिन डायोक्लेटियन ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली। ये रोम के इतिहास की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है। उन्होंने सत्ता छोड़ दी और डेलमेशिया के तट पर अपने जन्मस्थान के पास एक विशाल किलेबंद महल में चले गए। महल परिसर एक छोटे से किलेबंद शहर जैसा था। इसे मोटी और ऊंची दीवारों से घेरा गया था, ताकि किसी भी संभावित हमले से सुरक्षा मिल सके। इसके अंदर शाही अपार्टमेंट, मंदिर की संरचनाएं, सैन्य क्वार्टर और एक मकबरा था, जहां डायोक्लेटियन को दफनाया जाना था। उनकी मृत्यु के बाद 4वीं शताब्दी में इसे कई रोमन अधिकारियों ने लगातार इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कुछ 100 साल बाद हुआ। 7वीं शताब्दी में पास के रोमन शहर सलोना पर हमला किया गया। कई शरणार्थी तट की ओर भागे और महल की मजबूत दीवारों के अंदर छिप गए। डायोक्लेटियन का महल आज प्राचीन रोम और आधुनिक क्रोएशिया का संगम लगता है। यहाँ पर्यटक, स्थानीय लोग, बार, स्मृति चिन्ह की दुकानें और आज भी इस्तेमाल होती संकरी पत्थर गलियां हैं। सेगोविया, स्पेन का एक्वाडक्ट। स्पेन के सेगोविया शहर के बीचों बीच एक रोमन एक्वाडक्ट है, जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है जब आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं। यह सैकड़ों पत्थर के मेहराबों के सहारे सड़क के ऊपर ऊंचा उठता है, जो किसी खोए हुए साम्राज्य के विशाल कंकाल जैसा लगता है। एक्वाडक्ट का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा शहर के केंद्र में स्थित डबल टियर आर्च है। ये लगभग 190 फीट ऊंचा है और इसमें 100 से अधिक मेहराबें एक के ऊपर एक बनी हुई हैं। लेकिन असली इंजीनियरिंग का चमत्कार तो खुद इन पत्थरों में है। इसमें 20,000 से ज्यादा ग्रेनाइट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार ये सब बिना सीमेंट या किसी चिपकने वाले के आपस में जुड़े हुए हैं। सटीक कटाई और पत्थर का वजन ही संरचना को थामे हुए है। इसने रोमन साम्राज्य के पतन को पार किया, विसिगोथ्स को पार किया, मोरिश कब्जे को पार किया, यहां तक कि स्पेनिश गृहयुद्ध को भी पार किया। और आज जो कई पत्थर आप देख रहे हैं वे वही हैं जो उस समय रोमन इंजीनियरों ने लगाए थे। और शायद यही सबसे अच्छा सबूत है कि रोमन इंजीनियरिंग उनके लिए कितनी उन्नत थी, यहां तक कि जल प्रणाली भी। इसे स्मारक बनाया जा सकता है।
जेरास जॉर्डन, अमान के लगभग 30 मील उत्तर में। आप एक प्राचीन शहर देख सकते हैं जो सिर्फ खंडहरों का साधारण संग्रह नहीं है। ये केवल खंभे या टूटी दीवारें नहीं, बल्कि लगभग पूरी तरह संरक्षित रोमन शहरी परिदृश्य है। रोम काल में इसे हेरासा कहा जाता था। ये डेकापोलिस के सदस्यों में से एक था, जो पूर्वी भूमध्य सागर में महत्वपूर्ण ग्रीको रोमन शहरों का एक समूह था, जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया था। दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में व्यापार और रोमन साम्राज्य के समर्थन से यह और समृद्ध हुआ। जेराश का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा कार्डो मैक्सिमस है, जो शहर की मुख्य सड़क थी। यह सीधा शहर के खंडहरों के बीच से गुजरता है और इसके दोनों ओर कोरिंथियन स्तंभों की लंबी कतारें हैं। रोमन काल में यह ढके हुए रास्ते थे ताकि लोग दुकानों और सार्वजनिक इमारतों के बीच चलते समय धूप से बच सकें। जेराश के बीचों बीच ओवल फोरम है, जो रोमन दुनिया के सबसे अनोखे सार्वजनिक स्थानों में से एक है। ये आमतौर पर अन्य रोमन शहरों में दिखने वाले आयताकार प्लाजा जैसा नहीं है। इसका आकार अंडाकार है। इतिहासकारों के मुताबिक ये डिजाइन शायद दो अलग अलग कोणों वाली मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। यह पत्थर के खंभों से घिरा हुआ है, जो प्लाजा के चारों ओर लगभग एक पूरा घेरा बनाते हैं। सूरज की किरणें लाइमस्टोन खंभों पर पड़ते ही इलाका सुनहरा दिखता है। 20वीं सदी में यह खुदाई और पुनर्स्थापन शुरू हुआ। आज भी प्राचीन शहर के कुछ हिस्सों की खुदाई जारी है और पुरातत्वविदों के अनुसार प्राचीन जेराश का केवल आधा हिस्सा ही अब तक उजागर हुआ है। शेष हिस्सा अब भी आधुनिक शहर के नीचे दबा है, जो खंडहरों के पास बस गया है। इसलिए जब आप आज जेराश में चलते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे दो युग एक साथ मौजूद हैं। रोमन साम्राज्य बहुत समय पहले ही गिर चुका है, लेकिन आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शहर, मंदिर, एक्वाडक्ट और महल अब भी खड़े हैं। कुछ अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ आधुनिक शहरों के नीचे छुपे हैं और कुछ फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद यही रोम की सबसे हैरतअंगेज बात है। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं छोड़ा, उन्होंने ऐसी संरचनाएं छोड़ी जो मिटने से इनकार करती हैं।